पूछा कि एलर्जी का मतलब होता है किसी चीज़ से एलर्जिक होना। तो किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकती है। तो राइनाइटिस का मतलब ये होता है कि जुकाम में नोज़ में एलर्जी पकड़ रही है। और जब मरीज आता है हमारे पास तो वो कहता है कि बार बार हमें नाक बंद हो रहा है, नाक में खुजली हो रही है, छींकें आ रही है। तो इसका मतलब कोई चीज़, जैसे हम सांस लेते हैं तो कोई चीज़ उसको तंग कर रही है। और जब तंग करती है तो नाक का जो अंदर का जो सतह होती है उसमें इरिटेशन होती है और छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और जब हम पेशेंट वैसे शॉर्ट उसकी वजह से, टाइम की वजह से इधर उधर से फिर अपने आप दवाइयाँ ले लेता है। चलो जुकाम की प्रॉब्लम है थोड़ी मोटी, कोई बात नहीं, केमिस्ट के पास ये दवाई ले ली, किसी ने कुछ ले ली, किसी ने अपने साथ वाले डॉक्टर से ले ली, जिससे ये प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाता। तो जब ये डायग्नोज मिस हो जाता है तो ये बीमारी आगे बढ़ती रहती है। तो ये आगे जाके फिर गले को पकड़ती है, ये नज़ला पीछे करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये जैसे जैसे नीचे जाती जाती है तो छाती को पकड़ लेती है। तो उस टाइप से ये छाती को प्रॉब्लम करती है और छाती की एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसे हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। तो उसमें मरीज को ये लगता है कि मेरे को सांस में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार रुकती है छाती, छाती में आवाज़ आती है। जब मरीज कई बार बोलता है मेरी छाती में से सांस आके आवाज़ रात को आती है, मेरे को प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये एलर्जिक अस्थमा बन जाता है। तो इनका दोनों का ये है कि आपस में इनके अंदर की जो सतह होती है वो एक होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड एयरवे डिजीज या वन एयरवे वन डिजीज, क्योंकि ये नाक से शुरू होकर नीचे चलती जाती है। और इसको हम बोलते हैं एलर्जिक मार्च। एलर्जिक मार्च का मतलब होता है कि ये नाक से शुरू होती है और नीचे छाती में पहुंच जाती है। तो अगर बात करें कारणों की, तो क्या कारण रहते हैं कि मतलब किसी मरीज को जो आमतौर पर जुकाम होता है वो इस प्रकार की बीमारी में बदल जाता है? जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम अप होता जाता है और उसको बाहर की चीज़ों से लड़ने की उसकी क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो शुरू में क्योंकि इम्यून सिस्टम कम होता है तो कईयों का वैसे भी नहीं बनता, तो अंदर से इतना इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कि थोड़ी सी भी जो चेंज टेम्परेचर या कुछ भी होता है तो वो उसमें उसको सहार नहीं पाता और शरीर के भीतर से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम इंट्रिंसिक अस्थमा या इंट्रिंसिक एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। बाकी बाहर जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें कई तरह के चीज़ें अंदर हमारे सांस के साथ जाती है, जैसे मिट्टी है, धुआं है, ये जितने पौधे हैं हमारे आसपास, इनके परागकण हमारे नाक के साथ अंदर जाते हैं। और जो चीज़, किसी भी चीज़ जो अंदर जाके एलर्जी करेगी तो उससे ये बीमारियाँ आगे बढ़ती रहती है, अगर ठीक तरीके से इसका हम इलाज नहीं करते। तो मतलब कहीं ना कहीं आवश्यकता ये होती है कि जो नवजात शिशु है उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए, तभी इससे कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो तो कुछ तो अपने आप ही बनता है। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि उसको ज़्यादा तेज दवाइयों पे ना रखें। अगर हम उनको एंटीबायोटिक्स बहुत हाई मात्रा में देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम वो डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि जितना उसका बनना होता है उतना एंटीबायोटिक्स हाई लेने की वजह से वो कम हो जाता है। और जितना 5 साल के बाद बनना चाहिए बनता नहीं है, तो आगे के लिए उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। डॉक्टर साहब, बात की जाए एलर्जिक अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस के बीच में संबंध की, तो क्या संबंध क्या है दोनों बीमारियों के बीच में? इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो नाक से शुरू होता है और नाक से लेके ये नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इनका अंदर का जो एपिथेलियम होता है, जो सतह होती है, वो एक ही होती है। तो यहाँ से जैसे ऊपर से शुरू होता है तो वो नीचे, इसको हम बोलते हैं कॉमन एयरवे डिजीज, वन एयरवे वन डिजीज। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऊपर से वो नीचे जाना, छाती में चले जाता है। तो जैसे यहाँ से हम शुरू होती है नोज में, अगर हम उसको ठीक तरीके से शुरू में उसका इलाज नहीं करते तो यहाँ से जाते 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 ये नीचे जाके यहाँ से इस रास्ते से ये लंग्स में चली जाती है और लंग्स को पकड़ लेती है, जो कि बाद में इसको अस्थमा बना देते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं एलर्जिक मार्च। मार्च का मतलब है ये नोज से शुरू होकर चेस्ट में चली जाती है। और हम दूसरी बार ये भी कहते हैं स्नीज टू वीज। स्नीज का मतलब होता है छींकें आती है जैसे, तो उसको बोलते हैं स्नीजिंग। तो उस टाइम तक सिर्फ ये नाक तक रहती है। जब हम इसको प्रॉपरली इसकी केयर नहीं करते, इसका इलाज नहीं करते, तो ये छाती में चली जाती है और छाती में वीजिंग की आवाज़, सांसा की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में हम यही कहते हैं स्नीज टू वीज। तो इसका ये होता है कि नोज से शुरू होकर ये लंग्स में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इस रोग से बचाव की, तो इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? जब हमारे पास मरीज आता है पहले तो हम उसकी सारी हिस्ट्री पूछते हैं, उसको कब से शुरू हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, सारा कुछ
क्योंकि जब हमारे पास मरीज बोलता है तो काफ़ी लेट आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, कुछ तो मरीज ये बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता डॉक्टर के पास जाने का, हम मेडिसिन ले लेते हैं, किसी ने केमिस्ट से ले ली, किसी ने साथ वाले डॉक्टर से ले ली, तो वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो स्पेशलिस्ट के पास जबकि डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचता है तो बहुत देर से पहुंचता है, जब उसको हर तरफ से, हर किस्म से उसको कहीं से फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दवाई लेता है, वो ठीक हो जाता है। तो जब बार बार ये प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी देर के बाद वो हमारे पास आता है। तो हम आके उसकी सारी हिस्ट्री पूछते हैं, और हिस्ट्री पूछने के बाद हम थोड़ा सा उसमें आइडिया लगाते हैं कि ये या एलर्जिक राइनाइटिस, अगर नोज से ओनली संबंधित है तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, अगर ये आगे फैल चुकी होती है तो एलर्जिक अस्थमा भी बन जाता है। तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि जिस चीज़ से आपको लगता है कि हमें ज़्यादा हो रही है उसको अवॉइड करें। कुछ खाने वाली चीज़ें भी इसको बढ़ा देती है। कई मरीजों में जैसे दूध, अंडा, नट्स, फिश, इस खाने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दो कि किस चीज़ आपने खाई है और कौन सी चीज़ से आपको ज़्यादा हो रही है। बाकी जैसे हम बाहर के कारण होते हैं उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे किसी मरीज को धुएं से एलर्जिक है या मिट्टी से एलर्जिक है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप सांस मत लो। तो हम उसको यही कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको बचाव कर सकते हो उतना बचाव करो। सुबह सुबह मरीज जब ठंडी हवा में जाता है तो उस टाइम उसको अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम फ्रेश एयर रहती है और फ्रेश एयर में पॉल्यूलेंस प्लांट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है या सुबह जल्दी होती है या लेट इवनिंग होती है ज़्यादातर। तो हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि सुबह जल्दी बाहर ना निकलो और लेट इवनिंग बाहर नहीं निकलो। और उसके बाद हम कुछ एंटी एलर्जिक्स और एंटी उस पर डाल के रखते हैं। जैसे नाक में प्रॉब्लम होती है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। उसके बाद हम कुछ स्प्रेस भी देते हैं जिसको हम नाक में अंदर इंट्रानेजल स्प्रे करते रहते हैं। तो इससे जो है सांस की इरिटेशन कम होती है और एलर्जी काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? काफ़ी हद तक इस कंट्रोल कर सकते हैं इसको, वो भी अगर पेशेंट हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करता है। क्योंकि पहले जैसे बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, बट वी कैन लिव कंफर्टेबली विद मेडिसिन एंड विद स्प्रेस एंड अवॉइडिंग दी थिंग्स। जैसे हम एलर्जेंस को अवॉइड करते हैं, अपना इम्यून लेवल डाउन करने के लिए हम बचाव करते हैं, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर डायग्नोज कराते हैं, तो ये काफ़ी कंट्रोल में रह जाती है। और आजकल पेशेंट जो अस्थमा के होते हैं, राइनाइटिस के होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं मेडिसिन के हिसाब से। तो अगर हम बात करें बचाव की, अगर कोई मरीज चाहे कि वो कोई भी व्यक्ति चाहे कि इस ये रोग उसे ना हो या इस रोग से कैसे बचा जाए, तो कैसे बचा जा सकता है? शुरू से अपने इम्यून सिस्टम का पूरा ध्यान रखो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं लेने, और अपने आप को ये मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन या किसी से अपने आप से दुकान से मेडिसिन लेके जब ये लोग लेते हैं तो वही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इम्यून सिस्टम को एक तो प्रॉपर डेवलप होने दो, एक एलर्जेंस को एक्सपोजर कम होने दो, और प्रॉपर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली उससे कंसर्न करें। तो जब वो हमारे पास आता है तो हम उसको जब प्रॉपरली डायग्नोज हो जाता है तो हमें ज़्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लेट आता है तो फिर हमें कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल आती है। उसके बाद जब ये जैसे सांस की एलर्जी का या नाक की एलर्जी है तो कई बार हम पेशेंट को स्प्रेस दे देते हैं जो नाक में करते हैं अंदर, तो उससे काफ़ी कंट्रोल में रहती है। और अस्थमा में जैसे हमारे पास हम कुछ मेडिसिन होती हैं उसको हम सीधा इनहेलर्स के रास्ते में, जिसको हम इनहेलेशन थेरेपी बोलते हैं, सीधा मुंह के रास्ते से हम लंग्स में पहुंचाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और थोड़ी मात्रा में दवाई अंदर जाती है। और अगर पेशेंट ध्यान से उसको लेता रहे, रेगुलर रहे, तो ये काफ़ी कंट्रोल में रहती है। एक तो हमारे पास एक मेथड ये भी होता है, एक हम एलर्जी टेस्ट करते हैं, उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसमें पेशेंट को बता देते हैं कि इस चीज़ से तुम्हें एलर्जी है, ये खाने वाली चीज़ से बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो हमारे दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो सी ये रोग है, तो इस रोगों के बचाव में या इन रोगों की रोकथाम के लिए कोई संस्था या सरकार की तरफ से कुछ सहायता उपलब्ध कराई जा रही है या कुछ अभियान वगैरह चला? इसमें जो होता है एलर्जी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें पेशेंट की जानकारी ही इसका बचाव है। अगर पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पूरा पता होगा, उसको ये समझ होगी कि ये कैसे होती है, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो खुद ही उस हिसाब से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। उसको प्रॉपरली टाइम पे भी जा सकता है। जब उसको सिम्टम्स लगते हैं कि मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उस हिसाब से वो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलेगा। तो इसमें हमारे जो वर्ल्ड की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, एक जीना है जिसको
ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अस्थमा नेटवर्क है, उसमें सारे वर्ल्ड में इनके कुछ डेज हैं, जैसे वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, वर्ल्ड COPD डे होता है, वर्ल्ड एलर्जी डे होता है। तो उस केस में वो सब सारे वर्ल्ड में बोलते हैं कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लेक्चर्स, थ्रू लिटरेचर, थ्रू कंपटीशंस आप मरीजों को इसके बारे में और इसके कारणों के बारे में बताओ। तो हमारे यहाँ पे एक सिप्ला कंपनी है जो अस्थमा की दवाइयाँ काफ़ी तैयार करती है, तो उनका काफ़ी इसमें रोल होता है, क्योंकि वो लिटरेचर्स वगैरह काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं यहाँ पे आके। तो कुछ हम क्लिनिक्स में भी लगा के वहाँ देखते हैं, उसमें पेशेंट की एजुकेशन बहुत हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पेशेंट पढ़ता रहता है तो उसको समझ में आता रहता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमने क्या उस टाइम पे लेना है जब हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में वो अपने आप ही खुद ही इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे इनका ये एक साइट है, ये ब्रीथ फ्री अस्थमा है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है, ताकि किसी को भी कोई, हमारे हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं कि